तो आपका फिर से हार्दिक स्वागत है आज के सेगमेंट में। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.2 के 18th सम से आगे बात करने वाले हैं और चलिए देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ध्यान से देखिएगा। i प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए और ये मैट्रिक्स कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट गिवन है। आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है, आपको ये प्रूफ करना है। प्यारे बच्चों, अगर मैं इसकी सबसे पहले निकालूंगा लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड अगर इसकी निकालता हूं तो ध्यान से देखिएगा, i प्लस ए है तो i क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और a क्या है? ये मैट्रिक्स गिवन है आपको। तो i प्लस ए जो आपका आने वाला है वो क्या है? ध्यान से देखेंगे तो 1 माइनस टेंजेंट अल्फा बाय 2 कितना हो जाएगा? टेंजेंट अल्फा बाय 2 और कितना हो जाएगा? 1। इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं। मैं रब करके दोबारा से लिख देता हूँ। ये हो जाएगा टेंजेंट अल्फा बाय 2। तो ये तो होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम लोग राइट हैंड साइड के रिगार्डिंग बात करें तो इसमें थोड़ा सा मामला कॉम्प्लिकेटेड है इसके कंपैरेटिवली। हमें तो पहले तो निकालना है i माइनस ए। क्या निकालना है? i माइनस ए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे i माइनस ए। i क्या है और a क्या है? हमें क्या करना है? अब हमें i माइनस ए को, यानी कि i माइनस ए जो कि ये है, थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। देखिए 1 माइनस 0 1 और 0 माइनस में तो हो जाएगा टेंजेंट अल्फा बाय 2। ये हो जाएगा 0 माइनस टेंजेंट अल्फा बाय 2, तो टेंजेंट अल्फा बाय 2 नेगेटिव के साथ में, और 1 माइनस 0 1। तो ये आ गया अपना i माइनस ए। अब हमें यहाँ से क्या करना है? हमें i माइनस ए को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके ये मैट्रिक्स बनाना है। चलिए ठीक है, देखते हैं हमने क्या किया। i माइनस ए को इसको मैं नहीं लिखता हूँ क्योंकि अगर मैं इसको लिखूँगा तो स्पेस थोड़ा ज़्यादा लगेगा और स्पेस की थोड़ी कमी है। और i माइनस ए तो हमारे पास ऑलरेडी है। और मैं इसको इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। किसके साथ में? कोज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोज अल्फा। ठीक है, लेकिन कुत्तों को पता चल गया ना मैं काम कर रहा हूं, है ना? क्या करा? करते हैं। अब मुझे इसको गुना करके ये बनाना। प्यारे बच्चों, थोड़ा इसको उतार लीजिएगा क्योंकि मैं इसको रब करने जा रहा हूँ और इन दोनों मल्टीप्लाई मैं यहाँ लिखूंगा। आप लोग इसको उतार लीजिएगा और हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बनता है। 1 इंटू कोज अल्फा और यहाँ पे जाएगा टेंजेंट अल्फा बाय 2 साइन अल्फा। यहाँ हो जाएगा टेंजेंट अल्फा बाय 2 और साथ में हो जाएगा साइन अल्फा। इसको इससे करेंगे माइनस साइन अल्फा, फिर इसको इससे करेंगे तो टेंजेंट अल्फा बाय 2 कोज अल्फा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस का टेंजेंट अल्फा बाय 2 कोज अल्फा, और इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा साइन अल्फा। और ये हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो टेंजेंट अल्फा बाय 2
साइन अल्फ़ा बाय 2, और इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का कोज अल्फ़ा हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा प्लस का कोज अल्फ़ा। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करना है। ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ। दो ही फार्मूले हैं, बहुत आसान तरीके से हो जाएंगे। देखिए क्या है ये है कोज अल्फ़ा। कोज अल्फ़ा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर अल्फ़ा बाय 2। इसको मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर अल्फ़ा बाय 2, और ये प्लस टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 क्या होता है, साइन अल्फ़ा बाय 2 अपॉन कोज अल्फ़ा बाय 2। और साइन अल्फ़ा किसके बराबर होता है, 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 कोज अल्फ़ा बाय 2। ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ इसको, तो ध्यान से देखिएगा किया क्या है हमने। यहाँ है हमारा साइन अल्फ़ा, क्या है, साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा का जो फार्मूला होता है वो क्या रहता है, साइन अल्फ़ा का फार्मूला हमेशा की तरह क्या रहेगा, 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 कोज अल्फ़ा बाय 2 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 का फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा बाय 2 अपॉन कोज अल्फ़ा बाय 2। और देखिए ध्यान से, और ये क्या हो जाएगा, कोज अल्फ़ा, कोज अल्फ़ा का फार्मूला क्या होता है, 2 कोज स्क्वेयर अल्फ़ा बाय 2 माइनस 1। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसके ऊपर आते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2, फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा बाय 2 अपॉन कोज अल्फ़ा बाय 2। और कोज अल्फ़ा का फार्मूला क्या होता है 2 कोज स्क्वेयर अल्फ़ा बाय 2 माइनस 1, और प्लस साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा क्या होता है 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 कोज अल्फ़ा बाय 2। ठीक है, इधर भी करेंगे। टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 क्या होता है, साइन अल्फ़ा बाय 2 अपॉन कोज अल्फ़ा बाय 2, और साइन अल्फ़ा बाय 2 क्या होता है 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 कोज अल्फ़ा बाय 2, और प्लस कोज अल्फ़ा क्या होता है, देखिए कोज अल्फ़ा की जब हमने क्या लिखा था 2 कोज स्क्वेयर अल्फ़ा बाय 2 माइनस 1। या फिर इस कोज की जगह ना आप इस फार्मूले की बजाय ये फार्मूला लगाइए, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वेयर अल्फ़ा बाय 2। प्यारे बच्चों दो ही फार्मूले हैं, मैं ये फार्मूले यहाँ उतार देता हूँ। जो कोज अल्फ़ा होता है वो एक तो ये फार्मूला होता है, एक ये फार्मूला होता है, और जो साइन अल्फ़ा का फार्मूला होता है वो ये होता है। तो ये कुछ इस तरीके से फार्मूले हैं। सिचुएशन को देख करके हमने इसको पुट किया है, क्योंकि यहाँ कोज डिनोमिनेटर में था, इसी वजह से मैंने इसमें कोज वाला फार्मूला लगाया, और यहाँ भी कोज डिनोमिनेटर में है, तो मैं कोज में जहाँ पे भी कोज डिनोमिनेटर में होगा तो उसके हिसाब से फार्मूला लगाएंगे, ताकि उसको काटने में आसानी रहे। अब आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये कोज अल्फ़ा बाय 2 से ये कोज अल्फ़ा बाय 2 कट गया। ठीक है, क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। तो जो हमारा बचेगा, ध्यान से देखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर अल्फ़ा बाय 2 प्लस 2 साइन स्क्वेयर अल्फ़ा बाय 2। देखिए ये कोस से ये कोस तो कट गया ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर अल्फ़ा बाय 2, ये प्लस का निशान है, ये 2 साइन स्क्वेयर अल्फ़ा बाय 2। देखिए ये साइन और ये साइन स्क्वेयर, तो इन शॉर्ट क्या है कि ये भी कट जाएगा, ये सब कट गया, पर सिर्फ बचा क्या 1। अगर मैं इधर की बात करता हूँ तो इधर जो हमें करना है वो हमें करना क्या है कि एक बार तो देखिए ये इससे गुना होगा, और एक बार ये पूरा 1 से गुना होगा। देखिए प्यारे बच्चों जब ये हिस्सा इससे गुना होगा तो देखिए क्या होगा कि इस कोस से ये पावर कट जाएगी, इस कोस से ये पावर कट जाएगी, क्या बचेगा 2 कोज अल्फ़ा बाय 2 साइन अल्फ़ा बाय 2, और ये भी है देखिए 2 कोज अल्फ़ा बाय 2 साइन अल्फ़ा बाय 2, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कट गया, क्या बचेगा नेगेटिव टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2।
ठीक है, यही काम हम यहाँ करेंगे। ध्यान से देखना कि जब मैं इस साइन अल्फा बाय 2 इस कोज अल्फा बाय 2 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा माइनस ये प्लस, तो मेरा बच जाएगा टेंजेंट अल्फा बाय 2। ठीक है, और जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा यानी कि 2 कोज स्क्वायर अल्फा बाय 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इस कोज स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 2 साइन अल्फा बाय 2 कोज अल्फा बाय 2, और वो भी कैसा नेगेटिव, और ये भाई साहब कैसे थे पॉजिटिव के, तो कट के क्या बचेगा 0, तो ये सब कट के 0 बचेगा, सिर्फ बचेगा टेंजेंट अल्फा बाय 2। और अगर मैं इधर की बात करूं तो इधर तो देखिए ये कट गया, ठीक है, साइन अल्फा कोज अल्फा बाय 2, जो कोज अल्फा बाय 2 कट गया, क्या बच गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, और इधर है -2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, बचेगा क्या सिर्फ 1। प्यारे बच्चों, जो इक्वेशन मैंने आपको नोट करने के लिए कही थी यानी कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड वो यही थी, इसी के साथ ही आपका ये क्वेश्चन समाप्त। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा स्पेस की कमी के चलते थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया, वरना मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकता था। चलिए कोई बात नहीं, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। नहीं भी आया है अब तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको आपको इसकी पिक भेज दूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो कुछ स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, तो मैं ये स्टेटमेंट आप इसमें से मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आप देखिएगा क्वेश्चन को इसको कैसे करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 की स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके से है, अ ट्रस्ट फंड हैज़ ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि टोटल 30,000 रुपये है जो हमें 2 अलग अलग बॉन्ड्स के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करने हैं। पहला जो बॉन्ड है, द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर, यानी कि जो पहला बॉन्ड है वो 5% इंटरेस्ट दे रहा है, एंड द सेकंड बॉन्ड 7% जो है इंटरेस्ट दे रहा है। हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की मदद से बताना है कि 30,000 रुपये को 2 बॉन्ड्स के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें कि जो उनका एनुअल इंटरेस्ट है वो 1,800 रुपये हो जाए। ठीक है, तो एक बार और मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। अ ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using the matrix multiplication, determine how to divide 30,000 rupees amount the 2 types of bond if the trust funds must obtain an annual interest of 1,800 रुपीज़। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बहुत इजी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। उसने बोला कि आपके पास कुल 30,000 रुपये हैं और 30,000 रुपये में आपको जो है वो 2 बॉन्ड्स के अंदर हमें क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कि मैंने पहले बॉन्ड के अंदर x अमाउंट क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया, तो दूसरा बॉन्ड कितना हो जाएगा 30,000 माइनस x। ठीक है, जाहिर सी बात है कि यानी कि देखो आपके पास 2 बॉन्ड थे, A और B 2 बॉन्ड है, आपके पास कुल कितना है 30,000। अगर आपने इसमें x लगा दिया तो दूसरे में कितना लगाओगे 30,000 माइनस x। तो इस तरीके से मैंने एक रो मैट्रिक्स बना लेनी है जिसमें कि आपने पहले बॉन्ड के अंदर x अमाउंट इन्वेस्ट किया है, तो सेकंड बॉन्ड के अंदर 30,000 और माइनस x हो जाएगा। तो इसको तो हम लोग बोल सकते हैं अमाउंट इन्वेस्टेड। अगर मैं बात करता हूं किसकी, रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो अगर मैं बात करूं रेट ऑफ इंटरेस्ट की तो वो कितना है, एक पहले वाले में 5% है, परसेंट की वजह से 100 से भाग कर दिया, और दूसरे वाले की मैं स्टेटमेंट देख लेता हूं। दूसरे वाले का है 7%, दूसरे वाले का है 7% है। ठीक है, आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। इट मीन्स कि हमें जस्ट इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, और सिंपल इंटरेस्ट हमारे को ऑलरेडी गिवन है पहले केस के अंदर, जहां पे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपको 1,800 पहले से ही गिवन है। ठीक है, तो हमें करना कुछ खास नहीं है, बस इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है।
तो हमने क्या किया, हमने x और 30,000 माइनस x मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली किसके साथ, इसके साथ में, और जो अमाउंट है वो 1800 रुपये है। ठीक है, 1800 रुपये है। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 5x अपॉन 100 प्लस 7 इंटू 30,000 माइनस x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1800। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से मैं एलसीएम लेकर के उस तरफ भेज देता हूँ, तो होगा क्या, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और इधर जो बचेगा वो 21 7 21 हो जाएगा, और कितने जीरो है, 4, 1 2 3 4, और माइनस का 7x। ठीक है, तो ये 5x और माइनस 7x कितना हो जाएगा, माइनस का 2x, तो मैं रब करके सीधा माइनस का 2x लिख देता हूँ। और इधर कितना हो जाएगा, 1,80,000, 1,80,000 में से मैं जब 2,10,000 जो मैं घटाऊंगा तो हमारे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा, 30,000। जब 30,000 बचेगा तो x की वैल्यू कितनी बच जाएगी, x की वैल्यू बचेगी सिर्फ 15,000, यानी कि हमने जो पहले बॉन्ड के अंदर पैसे लगाया वो कितना है, 15,000। प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि हमारे पास कुल अमाउंट जो था वो कितना था, 30,000। 30,000 में से पहले बॉन्ड के अंदर कितना लगा दिया, 15,000। तो बाकी बचा हुआ जो बॉन्ड जो दूसरे टाइप का है उसमें भी हम लोग 15,000 इन्वेस्ट कर देंगे। तो हमारे पास कुल 30,000 था, 30,000 में से मैंने फर्स्ट बॉन्ड के अंदर 15,000 इन्वेस्ट कर दिया, तो अब 15,000 जो है वो हमारे दूसरे बॉन्ड के लिए बच गया। प्यारे बच्चों इसको इस तरीके से सोल्व करना है। कोई भी अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो भी एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, तो उसको भी मैं रीड करता हूँ और आप लोग बुक्स में देखिएगा, मेरे साथ साथ रीड करिएगा। वो कह रहा है, द वर्कशॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक। ठीक है, तो अगर मैं बुक्स की बात करता हूँ तो किसी स्कूल के पास बुक शॉप के अंदर जो है बुक्स की कुछ इस तरीके से हैं, तो हम एक मैट्रिक्स बना देते हैं, 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन फिजिक्स बुक और 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। तो ये हमारी हो गई बुक्स। ठीक है, ये हो गई हमारी बुक्स। देखिए बच्चों, एक अगर मैट्रिक्स अगर आप रो बनाते हैं तो दूसरी मैट्रिक्स को कॉलम ऑटोमेटिक बना लेना। अगर आप जरूरी नहीं है कि इसको हम रो मैट्रिक्स ही बनाए, इसको आप कॉलम मैट्रिक्स भी बना सकते हैं। अगर आपने इसको रो मैट्रिक्स बना दिया तो हम इसमें जो सेलिंग प्राइस है उसको हम लोग ऑटोमेटिक इसमें माप लेंगे, 80 रुपीज़, 60 रुपीज़, 40 रुपीज़। यानी कि जो बुक केमिस्ट्री की थी वो 80 रुपये के हिसाब से सेल होगी, जो बुक अपनी फिजिक्स की थी वो 60 रुपीज़ के साथ होगी, और जो इकोनॉमिक्स की अपनी बुक थी वो 40 रुपीज़ के हिसाब से सेल होगी। तो हमें इसका जो है टोटल अमाउंट निकालना है। प्यारे बच्चों अब कुछ नहीं करना, आप इसको क्या कीजिए, सिंपली इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 10 है, 8 है, 10 है, और इधर 80 है, 60 है और 40 है। इसमें हमें एक बात का खास ख्याल रखना है कि ये जो भी बुक्स गिवन है ये डजन में गिवन है, और ये जो रेट गिवन है ये डजन के नहीं है, ये एक बुक के रेट है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको सिंपली 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि एक डजन के अंदर जो है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की 12 बुक्स होंगी। प्यारे बच्चों जो मैट्रिक्स है तो हम लोग बन चुके हैं, अब हमें सिर्फ क्या करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए कितना बनेगा, ये 800 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, 480 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, 400 बन जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। 800 और 800 कितना हो गया, 1600, 1680, और अगर मैं 1680 को 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा बन जाएगा 20,160 रुपये, और यही हमारा सोल्यूशन है।
उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो मैं हमेशा की तरह एक ही बात बोलूँगा कि उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ठीक, प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है। तो इसको ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। हमें एक मैट्रिक्स X गिवन है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस n है। एक मैट्रिक्स Y गिवन है जिसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस K है। एक मैट्रिक्स Z गिवन है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस P है। एक W गिवन है n क्रॉस 3 है और एक P गिवन है जिसका ऑर्डर P क्रॉस K है। उसने बोला कि PY प्लस WY डिफाइन है, तो ऑप्शन बताइए इनमें से कौन सा ठीक है। K 3 और P n के बराबर है। दूसरा ऑप्शन है K इज इक्वल टू आर्बिट्री P इज इक्वल टू 2। तीसरा ऑप्शन है P इज इक्वल टू आर्बिट्री K इज इक्वल टू 3। और जो लास्ट ऑप्शन है K इज इक्वल टू 2 और P इज इक्वल टू 3 है। ध्यान से देखिएगा इसको कैसे करना है। देखिए अगर PY की बात करता हूँ मैं, PY तो P को उठा लो और एक Y को उठा लो। देखिए P जो एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है P क्रॉस K। इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें Y के साथ में। अब Y कौन है, Y कौन है 3 क्रॉस K। देखिए मल्टीप्लिकेशन का रूल मैंने आपको क्या सिखाया था। मल्टीप्लिकेशन का रूल अगर आपको ध्यान होगा तो दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होगी जब इसके कॉलम और इसकी रोज बराबर हो, तभी मल्टीप्लाई होगी, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होगी। इन शॉर्ट क्या है कि इसका जो K है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, क्योंकि ये देखो मल्टीप्लाई हो रही है ना, इसका मतलब इसकी जो कॉलम है इसके जो रो है वो बराबर होगा। और इनसे मल्टीप्लाई करने के बाद जो तीसरी मैट्रिक्स बनेगी उसको मैंने मैट्रिक्स का नाम दे दिया A। उसका ऑर्डर कितना होगा P क्रॉस K। समझ में आ गया। ये तो हो गया सिर्फ किसका PY का। अगर मैं WY की बात करूं, किसकी W और Y की बात करूं, तो W का ऑर्डर कितना है n क्रॉस 3 और Y का ऑर्डर कौन है 3 क्रॉस K। देखिए ये दोनों बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना। तो n और देखिए मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो जो इससे जो मैट्रिक्स बनेगी मान लो वो B है तो उसका ऑर्डर कितना होगा n क्रॉस K। जो बच जाता है वो अगली वाली मैट्रिक्स यानी कि इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो B है तो उसका ऑर्डर कितना होगा n क्रॉस K। अब इन दोनों की हो रही है एडिशन। देखिए PY और WY जुड़ गए ना, अब एडिशन हो रही है। अब देखिए ध्यान से कि अगर कोई मैट्रिक्स A है उसका ऑर्डर है P क्रॉस K, उसकी एडिशन हो रही है किसी मैट्रिक्स B के साथ जिसका ऑर्डर है ये। तो देखिए मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब उनका ऑर्डर सेम हो, यानी कि P की वैल्यू n के बराबर हो जाएगी, यानी कि P इज इक्वल टू n। तो आपको इसमें से ऑप्शन कौन सा हो गया K 3 P इज इक्वल टू n। देखिए कौन सा है K इज इक्वल टू 3 P इज इक्वल टू। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो फर्स्ट इसका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके या फिर थोड़ा स्लो मोशन में करके थोड़ा आप देख सकते हैं। भाई कोई भी डाउट है रिपीट कर सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन की अलग से वीडियो आपको डाल दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसमें इन सभी चीज़ों का यूज़ होगा। X एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर गिवन है, Y मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर गिवन, Z मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर, W मैट्रिक्स उसका ऑर्डर, P मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर। तो आप चाहो तो इसको मैट्रिक्स के तौर पे भी लिख सकते हैं। बाकी मैंने इसको सिंपली आपको समझाने के लिए सिंपली उतार दिया है। और जो सेकंड जो 22 जो है क्वेश्चन है उसमें आपको जो गिवन है वो एक ही चीज़ गिवन है कि आपका N और P बराबर है। एक बात तो आपको ये गिवन है, एक आपको इसका ऑर्डर निकालना है। प्यारे बच्चों ये देखिए बीच में सब्सट्रैक्शन है। सब्सट्रैक्शन तो तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर आपका सेम हो। ऑर्डर सेम होने पे सब्सट्रैक्शन होगी। इसका मतलब अगर मैं x की बात करता हूँ तो जो इसका ऑर्डर है वो 2 क्रॉस n है। 7 से मल्टीप्लाई करने पे तो ऑर्डर का कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। अगर मैं 5z की बात करता हूँ z, तो z का ऑर्डर है कितना है 2 क्रॉस p।
देखिए इनकी सब्ट्रैक्शन हो रही है। इनकी सब्ट्रैक्शन होने का क्या मतलब है कि इनका ऑर्डर बराबर है, तो देखिए दो तो दो ही है, एन और पी बराबर है। देखिए ना, बता रहा है ना वो, उसने शुरुआत में भी बोल दिया कि एन और पी बराबर है, तो हमारा भी वही निकल। देखिए सब्ट्रैक्शन अगर पॉसिबल हो रही है, इसका मतलब इनका ऑर्डर सेम है, यानी कि 2 क्रॉस एन और 2 क्रॉस पी बराबर है। तो यहाँ से मेरी दो आउटपुट निकलती हैं, क्या कि आपका एन और पी बराबर हैं। एक बात तो ये तो आपको गिवन में आ गया। अब दूसरी आउटपुट क्या है कि ये तो ऑर्डर सेम है, यानी कि जो ये है वो ये है, तो जो इसका यानी कि इनका जो यही है वो यही है, और इनका ऑर्डर भी यही आने वाला है। तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा, 2 क्रॉस एन ही आएगा। अब ऑप्शन में देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन 2 क्रॉस एन है। जो इसका आंसर है वो बी रहेगा, क्योंकि उसमें 2 क्रॉस एन गिवन है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। बस इसमें छोटा सा लॉजिक था भाई, सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर को सेम होना जरूरी है, एडिशन में भी ऑर्डर का सेम होना जरूरी है। उम्मीद है आपको सारी सारी समझ में आ गई होगी, और कोई डाउट होता है तो फिर से वही बात के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।